तो चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि सिक्योरिटीज क्या होता है। हमेशा क्वेश्चंस आता है कि सिक्योरिटी हैज डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सिक्योरिटी को कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो उसमें शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक्स, डेरिवेटिव, ठीक है, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, यूनिट ऑफ एनी पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, any certificate or instrument issued to investor by issuer being a for special purpose, government securities, right or interest in securities, any securities जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि वो सिक्योरिटीज है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है, ऐसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, जिसमें लाइफ ऑफ पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों होता है, वो सिक्योरिटीज में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, लाइफ कंबाइन रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ द पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट, यूनिट लिंक्स जो होते हैं वो सिक्योरिटीज में नहीं आते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज होता क्या है सर LIC जैसी चीजें। नहीं, LIC में यूनिट लिंक जो वो इन्वेस्टमेंट भी दे वो रहा है आपको सिक्योरिटीज पैसे, में नहीं आते। हाँ वो नहीं आते हैं। जो भी नाम आप उसका रख लीजिए, वाट एवर द नाम नेम कॉल्ड, ठीक है, डू नॉट इंक्लूड एनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी और स्क्रिप्ट। ठीक है, यूनिट मीन्स। जिसमें वही है ना, मैंने जो बताया उसका नाम है यूनिट लिंक इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ ऑफ पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट अच्छा, दोनों प्रोवाइड अगर ये किया दो जाए। हो तो उसको दोनों, हाँ ये नहीं बोलते, सिक्योरिटी नहीं बोलते। हाँ, सिक्योरिटीज में नहीं आता है वो। ओके सर, ओके। डू नॉट इंक्लूड। ओके सर। तो सिक्योरिटी रिप्रेजेंट द टर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, सिक्योरिटीज को इशू कौन करता है, कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। और परचेज कौन करता है, इन्वेस्टर्स। ठीक है, सिक्योरिटीज ऑनर अलाउ इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर सेविंग इनटू फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, सिक्योरिटी ऑनरशिप में क्या होता है, इन्वेस्टर अपने सेविंग या पैसे को फाइनेंशियल असेट्स में चेंज करते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और द इशूअर ऑफ सिक्योरिटी आर एबल टू रीच आउट अ ब्रॉडर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, जैसे द absence of well developed security market, household with surplus may have hold the saving in bank account। ठीक है, अगर अच्छा डेवलप सिक्योरिटी मार्केट नहीं है तो क्या होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को बैंक में रखना पसंद करते हैं। ठीक है, वो रिस्क लेना भी चाहते हैं लेकिन मार्केट आपका डेवलप नहीं है, वेल डेवलप सिक्योरिटी मार्केट नहीं है, तो क्या होता है, लोग बैंक में रखते हैं, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, FD। ठीक है, तो इशूअर्स को क्या फायदा है, उनको पैसे मिल जाते हैं सब सही समय में कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। और जो इन्वेस्टर है उनको जब तक वो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट करके मिलता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट होके मिलता है। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन। एक होता है प्राइमरी मार्केट। मार्केट दो टाइप के होते हैं सिक्योरिटीज मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन होते हैं, जहां फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट इज यूज बाय कंपनी फॉर राइजिंग फ्रेश कैपिटल फ्रॉम देयर इन्वेस्टर्स। प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग में भी पब्लिक ऑफरिंग और ऑफर टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। प्राइमरी मार्केट जैसे IPO आता है, या तो पब्लिक ऑफरिंग रहता है या सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोग्राम के थ्रू दे दिया जाता है। प्राइमरी मार्केट में न्यू शेयर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। ठीक है, इट मे बी फॉर ऑफर फॉर सेल भी होता है और न्यू शेयर्स भी इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला होता है पब्लिक इशू, जो सिक्योरिटीज आर इशू टू द मेंबर ऑफ पब्लिक। कोई भी जो भी एलिजिबल है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इशूज में। ठीक है, तो पहला आता है IPO जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर।
इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर और आईपीओ इज द फर्स्ट सेल ऑफ द कॉर्पोरेट कॉमन शेयर टू इन्वेस्टर एट लार्ज। ठीक है, पहली बार और जो बड़ी कंपनीज होती है अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लार्ज, यानी कि एक लार्ज टर्म में लोगों को देते हैं, पहली बार सेल करते हैं। ठीक है, तो सेल करने का फायदा क्या है, उनकी इक्विटी कैपिटल राइज होती है फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ दिलाने के लिए वो इक्विटी कैपिटल राइज करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राइजिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टर, वो डिफाइन कहाँ किया गया है, सेबी के द्वारा इन इट्स रेगुलेशन, और इंक्लूडेड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नेट नेट टेंजिबल असेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेटवर्क। ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर में जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है लेकिन उन्हें और पैसे की जरूरत है, तो वो अपने सिक्योरिटीज फ्रेश इशू करती है सिक्योरिटीज को। ठीक है, या ऑफर फॉर सेल देती है, इसे कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। व्हेन, जब कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, ठीक है, फॉर ग्रोथ, या तो उन्हें अपने लोन को रीपे करना है, तो वो इक्विटी कैपिटल रेज करते हैं। ठीक है, ऑफर फॉर सेल कब होता है, जब कंपनी को जब नेसेसरी क्राइटेरिया पब्लिक शेयर होल्डिंग के क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है रेगुलेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए ऑफर फॉर सेल आता है। फिर इंपॉर्टेंट है राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है, शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। मेरे मीन्स मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और मुझे कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स ऑफर कर रही है। ठीक है, उसे कहते हैं राइट इशू। ठीक है, ऑफर होता है शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, लेकिन प्रपोर्शंस में होता है। मेरे पास 100 शेयर है तो उनके प्रपोर्शन में मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे, और जनरली ये थोड़े कम प्राइस में मिलते हैं। इन द राइट इशू शेयर होल्डर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट। आपको जो राइट मिलता है उसको या तो आप उसमें तीन ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए, या तो एज इट इज उसको रहने दीजिए, वो अपने आप लैप्स हो जाएगा। ठीक है, या तो उसे एक्सरसाइज करिए, या तो उसे आप नहीं यानी एक्सरसाइज का मतलब, पहला ट्रांसफर भी राइट राइट जब भी आपको मिलता है मार्केट में, कभी किसी शेयर का अगर आपको राइट मिला होगा तो उसमें क्या करते हैं लोग, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर मीन्स मुझे आज राइट मिला, मैंने उसे मार्केट में सेल कर दिया, वो दूसरे को ट्रांसफर हो गया। या तो लैप्स हो जाता है, वो रहता है एज इट इज है और उसका एक टाइम फ्रेम रहता है, उस टाइम फ्रेम तक अगर मैंने उसे एक्सरसाइज नहीं किया तो लैप्स हो जाता है। एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे और देकर उतने शेयर्स मिल जाते हैं, लेकिन वो आर ई के नाम से रहते हैं। ठीक है, राइट इशू आर ई। ठीक है, सर इसका इस टाइम फ्रेम कितने का रहता है? टाइम फ्रेम अभी बताएंगे अपन। इसका टाइम फ्रेम मिनिमम और मैक्सिमम के बेस में रहता है। ठीक है, हाँ। it is a preemptive right given by the status to existing shareholder. In the right issue, the offer is required to made to existing shareholder. पहला चीज existing shareholders को मिलता है। ठीक है, to their existing holding. Right share who are offer may or may not be subscribe the same. आपके ऊपर है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो टाइम, इसमें क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है, टाइम फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसका एक मिनिमम होता है, जैसा गवर्नमेंट ने किया है, यूजली ये 15 to 30 डेज के बीच होता है, यानी मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज, डिपेंड करता है सेबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेबी रेगुलेशन के अनुसार। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे हो सकता है डिटेल में लिखा हो कहीं। आपका क्वेश्चन सही था। प्राइवेट प्लेसमेंट, उसका क्या मतलब होता है कि अपन ने पब्लिक को शेयर नहीं सेल किया, ना उसके राइट इशू इशूड किए, अपन ने सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को
इशू किए सिक्योरिटीज, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013, ऑफर टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटी मेड इज लेस देन 200%। आप देखिए यहां पे 200 से कम होने चाहिए पर्सन, उसे प्राइवेट प्लेसमेंट करें। ठीक है, ये बॉक्स है। फिर होता है प्रिफरेंशियल शेयर्स। Preferential share is the when listed issuer issue share to convertible securities to a selected group of person. The issuer is required to comply with various provisions defined by SEBI related to pricing, disclosure in the notice, lock-in addition to requirement specific in the company act. ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रिफरेंशियल शेयर इज लिस्टेड इशूअर इशू शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये थोड़े कम प्राइस में होता है, इसका लॉक इन पीरियड भी होता है, इसका डिस्क्लोजर भी होता है। ठीक है, इसमें प्रिफरेंशियल शेयर्स में आपको डिविडेंड पहले मिलता है। ठीक है, इसमें दोनों की क्वालिटी होती है, आपको इक्विटी और डेब्ट दोनों की क्वालिटी होती है। ठीक है, फिर होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है मेड बाय लिस्टेड कंपनी टू सर्टेन आइडेंटिफाइड कैटेगरी, लिस्टेड कंपनी के द्वारा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें क्यूआईबी में कौन कौन आते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एंड बैंक। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बता रहा हूं कि ये एग्जाम, मैं जितनी चीज अगर आपको शॉर्टकट में भी पढ़ा दूं, ठीक है, आपको मैं इस बुक से अगर 200-300 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ा दूं एक दिन में, और आप सेम डे भी एग्जाम देने जाओगे तो आप 65 to 70 स्कोर कर सकते हो। मेरा ये कहना है कि अगर अपन उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारा नॉलेज गेन होता है। मार्केट में सर्टिफिकेट से ज्यादा या किसी डिग्री से ज्यादा मार्केट में नॉलेज काम आता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। वरना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितने पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगा केवल उतना फोकस करिएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, फिर बोनस इशू होता है, उसमें क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, एक रिकॉर्ड डेट तक अगर आपने बोनस अपने पास यानी कि शेयर्स को होल्ड करके रखा है तो आपको बोनस शेयर मिलता है। ठीक है, और बोनस शेयर कहां से मिलता है? फ्री रिजर्व, जो रिटेन प्रॉफिट होता है, ठीक है, वहां से बोनस दिया जाता है। ठीक है, अगर कंपनी कैन नॉट मेक अ बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर कब नहीं दे सकती? जब वो डिफॉल्ट करती पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन एनी डेब्ट सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आपने डिफॉल्ट किया है पेमेंट में, आपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है डेब्ट सिक्योरिटीज में, तो आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर बोनस इशू। ठीक है, लेकिन आपको शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं है बोनस इशू इशू करने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल एक डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की तरह है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है, वो ऑफर फॉर सेल की तरह होता है। होता प्राइमरी रूट से है लेकिन होता सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, आईपीओ और एफपीओ के माध्यम से। ठीक है, जो गवर्नमेंट क्या होते हैं कि उनके पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उसे, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो सेल करते हैं ना, जब अपने शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर्स अपने सेल्स करती है तो ऑफर फॉर सेल की तरह ओएफएस के मार थ्रू करती है, उसे बोलते हैं ओएफएस इज सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन लेकिन डन थ्रू प्राइमरी मार्केट रूट। ये पॉइंट याद रखिएगा, सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन होता है लेकिन होता है प्राइमरी मार्केट रूट। ठीक है, फिर होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या क्या मेन क्या इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंडरी मार्केट में देखते हैं। सेकेंडरी मार्केट, एक्टिव सेकेंडरी मार्केट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सिंस द इन्वेस्टर इन द प्राइमरी मार्केट आर एश्योर्ड टू कंटिन्यूअस मार्केट। ठीक है, जो जहां पे
आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको इनिशियल या प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स मिले उससे आप एग्जिट कर लें, और जिन्हें आईपीओ में शेयर्स नहीं मिलते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जब शेयर लिस्ट हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट से उसको बाय करते हैं। ठीक है। और मान लीजिए आपने आईपीओ में आपको शेयर्स मिले, आपको अच्छा ग्रोथ मिला नहीं मिला वो अलग चीज है, लेकिन आपको उससे एग्जिट करना, आपको पैसे की जरूरत आ गई, तो क्या होगा, आप उसे बाय कर सकते, यानी कि एग्जिट कर सकते हो, और न्यू जो न्यू इन्वेस्टर है वो एंट्री कर सकते हैं उन सभी स्टॉक्स में। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में जो डील होती है केवल इन्वेस्टर के बीच होती है। ठीक है। तो पहला होता है, दो टाइप के मार्केट होते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट, जहां पे ट्रेड होता है वो होता है डायरेक्टली निगोशिएटेड बिटवीन टू और मोर काउंटर पार्टी, दो या दो से ज्यादा काउंटर पार्टीज के बीच में होता है। ठीक है। ये ट्रेड और सेटल होते हैं काउंटर पार्टीज के बीच में, यहाँ पे एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, द अदर ऑप्शन ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, जो अपन स्टॉक एक्सचेंज से बाय और सेल करते हैं वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। और इसमें जो सेटलमेंट है उसकी गारंटी कौन लेता है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है। काउंटर पार्टी एंड गारंटी द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड टू बोथ बायर एंड सेलर, ये होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ठीक है। कॉमन टर्म क्या यूज होते हैं, पहला होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो होती है मार्केट में, बाय और सेल सिक्योरिटी इन टर्म एज ट्रेडिंग सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फीचर एज द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, जो ऑटोमेटिक स्पीडी और इफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड करते हैं। ठीक है। ये होती है ट्रेडिंग, आप जित जब चाहो बाय कर दो, जब चाहे सेल करो। फिर होता है, जब अपन ट्रेड करते हैं तो जो सेटलमेंट का ऑब्लिगेशन होता है या सेटलमेंट की गारंटी कौन लेता है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऑल ट्रांजेक्शन जो ट्रेडिंग मेंबर्स परफॉर्म करते हैं या ब्रोकर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल होते हैं क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो उनको क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन जो रहता है वो ऑब्लिगेशन देता है कि या तो आप पैसे दीजिए या तो आप सिक्योरिटीज दीजिए। ठीक है। आप किसी भी तरीके से डिफॉल्ट नहीं कर, अगर आपने डिफॉल्ट किया या आपने टाइम में टाइमली पैसे या सिक्योरिटीज बायर और सेलर्स को नहीं मिले तो आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि जब भी अपन एफएनओ में ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम यहाँ अगर केवल इसकी बात की जाए तो अगर आप ट्रेड भी करते हो नॉर्मल भी, तो आपसे इनिशियल या अपफ्रंट मार्जिन मांगी जाती है जिसको मार्क टू मार्केट मार्जिन कहा जाता है। ठीक है। नहीं सॉरी, इनिशियल या अपफ्रंट मार्जिन या मार्क टू मार्केट मार्जिन आपसे ब्रोकर मांगता है। ब्रोकर से कौन मांगता है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है। आपके इनिशियल मार्जिन क्या होता है, इनिशियल मार्जिन इज द परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू अराइव्ड एट बेस्ड ऑन वीएआर फिलॉसफी। इनिशियल मार्जिन कैसे मांगी जाती है, आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में कितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप 10,000 रुपए या लाख रुपए की ट्रेड लेना चाहते हैं तो कम से कम आपके अकाउंट में 10,000 रुपए या 10% मार्जिन होनी चाहिए। ठीक है। और वो मार्जिन डिसाइड होता है वैल्यू एट रिस्क फिलॉसफी के अंदर, वीएआर, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट एंड देयर एक्टिविटी, एक मार्केट में कौन कौन होता है, एक होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी, बीएससी, एमएससीआई नेशनल वाइड एक्सचेंज है। ट्रेडिंग इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल होता है, नेशनल वाइड होता है, आप जहां पे भी बैठे रहो वहां से आप बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है। सेकंड होता है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, जो भी ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग के होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है। कोई भी लीगल काउंटर पार्टी, एक लीगल काउंटर पार्टी होता है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन जो है एक्ट एज अ लीगल काउंटर पार्टी, वो आपके सभी ट्रेड की गारंटी, ट्रेड और गारंटी सेटलमेंट लेते हैं, ऑल ट्रांजेक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट है डिपॉजिटरीज, ये क्या होता है, इंस्टीट्यूशन जो होल्ड करते हैं आपकी सिक्योरिटीज को, जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड ऑफ इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज के पास होल्ड में रहती है। ठीक है। अगर आप कभी भी अकाउंट ओपन करते हैं विद डीपी थ्रू रजिस्टर्ड डीपी पार्टिसिपेंट,
तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमेट फॉर्म। क्या होता है, जब भी अपन डीमेट अकाउंट यानी कि डिपॉजिटरी से अकाउंट खुलवाते हैं अपना, तो क्या होता है, वहां पे हमको ये बोला जाता है ना कि आपकी सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में होती है। तो डीमेट फॉर्म में है, लेकिन इसको कौन है डिपॉजिटरी? दो हैं इंडिया में, टू डिपॉजिटरीज। पहला है CDSL, दूसरा है NSDL। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड। इंडिया में केवल दो है, दो से ज्यादा नहीं। ठीक है, ये हमारी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट इज द एजेंट। DP क्या होता है? एजेंट होते हैं ऑफ डिपॉजिटरी थ्रू विच इट इंटरफेस विद द इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी सर्विस इनेबल इन्वेस्टर टू होल्ड एंड ट्रांजेक्ट इन सिक्योरिटी इन डीमैट फॉर्म। ठीक है, अगर आप, क्या होते हैं कि ये डिपॉजिटरी हो गए, इनके अपने को पार्टिसिपेंट बनना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही अपन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं सिक्योरिटीज को इन डीमैट फॉर्म। ठीक है, फिर ट्रेडिंग मेंबर होता है। ट्रेडिंग मेंबर या स्टॉक ब्रोकर एक ही चीज है। ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाय और सेल ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जितने भी सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में है भी एसेंशियली कंडक्ट थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी अपन मार्केट में ट्रेड लेते हैं ना, जो भी ब्रोकर्स अवेलेबल है, वो रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं। ट्रेडिंग मेंबर कोई भी बन सकता है, इंडिविजुअल भी बन सकते हो, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडीज भी बन सकती है। ठीक है, सेबी रजिस्ट्रेशन टू अ ब्रोकर, वो किसको ग्रांट होता है? जिसके पास एडिक्वेट ऑफिस स्पेस हो, इक्विपमेंट हो, मैन पावर हो। ठीक है, ब्रोकर का के अंडर नीचे जो होता है वो सब ब्रोकर होता है, जिसको आज के डेट में अपन ऑथराइज पर्सन बोलते हैं। ऑथराइज पर्सन आर एजेंट ऑफ द ब्रोकर एंड आर रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फिर होते हैं कस्टोडियन। कस्टोडियंस, यहां तक तो क्लियर है? एनी डाउट्स? क्लियर है सर। ओके, आपने एग्जाम का अभी डेट लिया है क्या, यस जी? क्या सर? अभी आपने एग्जाम का डेट लिया है क्या? नहीं शेड्यूल किया सर। क्या? अच्छा, नहीं किया। नहीं, फिर क्लासेस कस्टोड खत्म होने के बाद कर लूंगा। हाँ, क्लासेस खत्म करने के बाद कर लूंगा। हाँ, मैं, अगर आपको करना होगा ना, मैं चैप्टर जब एक एक पर्टिकुलर चैप्टर जब अपन एंड करेंगे, तब भी मैं आपको बता दूंगा कि अब आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो कस्टोडियंस क्या होते हैं? अ कस्टोडियन इज अ एंटाइटी दैट इज वेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग अ सिक्योरिटी। ठीक है, कस्टोडियंस कौन होते हैं? जिनके पास जिनके पास बड़ी होल्डिंग फंड और सिक्योरिटीज ऑफ लार्ज क्लाइंट, स्पेशली बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इनके पैसे कौन रखता है? कस्टोडियंस, और सिक्योरिटीज भी। ठीक है, ये सेफ गार्ड करते हैं सिक्योरिटीज की। ठीक है, और ऑल्सो सेटल ट्रांजेक्शन इन दिस सिक्योरिटीज, कीप ट्रैक ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। जितने भी ट्रांजेक्शन सेटल होते हैं उसको मॉनिटर करते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग अ क्लाइंट सिक्योरिटी एंड फंड अकाउंट, पहला इनका फंक्शन होता है कस्टोडियन का, क्लाइंट के सिक्योरिटी और फंड अकाउंट को मेंटेन करना। कलेक्टिंग द बेनिफिट और राइट अक्यूरिंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड। कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म द एक्शन टेकन और टू बी टेकन टू ऑन देयर पोर्टफोलियो। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आते हैं क्वेश्चन है। क्लीयरिंग बैंक क्या होते हैं? क्लीयरिंग बैंक जो एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन क्लीयरिंग बैंक मेंबर्स एंड क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। तो जितने क्लीयरिंग मेंबर होते हैं उनको क्लीयरिंग बैंक में अकाउंट उनका ओपन होना चाहिए। तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, पे इन पे आउट। तो पे इन किसको बोलते हैं? देखिए, क्वेश्चन यहां से आता है, पे इन किसको बोलते हैं और पे आउट किसके बोलते हैं? इन द अकाउंट विथ क्लीयरिंग बैंक ऑन द डे, पे इन टू मीट द ऑब्लिगेशन arising out the trade executed on stock exchange, pay out receiving the amount,
पे इन मीन्स आपको ऑब्लिगेशन मिलना है, ठीक है, और क्लियरिंग और पे आउट, द क्लियरिंग मेंबर रिसीव द अमाउंट, आपको पैसे मिलेंगे पे आउट में, ठीक है। पे इन में आपको पैसे देने हैं। फिर मर्चेंट बैंकर आप जानते हैं, मर्चेंट बैंकर आर द एंटाइटी रजिस्टर्ड विद सेबी, वो इशू मैनेजर होते हैं मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं या लीड मैनेजर होते हैं, ठीक है। दे हेल्प अ इशूअर एक्सेस द सिक्योरिटी मार्केट विद इशूएंस ऑफ सिक्योरिटी। आईपीओ जो आता है उसमें जब तक स्टॉक लिस्ट नहीं हो जाती तब तक पूरा काम मर्चेंट बैंकर का होता है, ठीक है। दे आर द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ इशूअर ड्यूरिंग द न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। They engage or coordinate with the other intermediaries such as registrar, brokers, banker, underwriter and credit rating agency, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट, ये आता है मर्चेंट बैंकर को याद रखिएगा, बहुत इजी है। इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम होते हैं। पहला होता है बैंक। बैंक क्यों? बैंक के पास भी बहुत पैसा होता है, ठीक है। बैंक को भी परमिट है कि वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू ट्रेजरी ऑपरेशन एंड सब्सिडरीज कंपनी, सब्जेक्टेड टू लिमिटेड एंड कंडीशन। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंक को अपनी एक्सपोजर लिमिट, यानी कि एक उनके अकॉर्डिंग ही काम करना रहता है, चाहे इक्विटीज में हो चाहे फिक्स, ठीक है, फिक्स सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट है। फिर होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? प्रोफेशनली मैनेज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है, लेकिन यहां पे फंड मैनेजर्स बड़े प्लेयर्स होते हैं क्योंकि इनके पास भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। छोटे छोटे अमाउंट हमसे एसआईपी में कलेक्ट करते हैं, लेकिन उन पैसे को अगर कलेक्ट किया जाए तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उससे वो फिर हमारे बिहाफ में परचेस करते हैं सिक्योरिटी। फिर होता है पेंशन फंड। अब अ फंड स्टेबलाइज टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइज द इन्वेस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट फंड, ठीक है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज दोनों के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है रिटायरमेंट फंड में। ये कॉमन एसेट पूल होता है। तो रिटायरमेंट फंड में क्या होता है? आपको स्टेबल ग्रोथ चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो प्रोवाइड अ रिटायरमेंट इनकम टू द फॉर द एम्प्लॉय। मीन्स हमको स्टेबल ग्रोथ चाहिए, हमको एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ नहीं चाहिए। तो ये भी बहुत बड़े इन हाउस, यानी कि बहुत इनके पास पैसा होता है, ठीक है। इनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत, यानी कि कई आपने सुना होगा कि बहुत फॉरेन की जो पेंशन फंड्स की जो कंपनीज होती है वो 1 या 2% स्टेक भी अपना सेल करते हैं, तो हमारे यहाँ कई तो स्टॉक बहुत ज्यादा गिरते हैं, ठीक है। तो पैसे उनके पास बहुत होते हैं पेंशन फंड में। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी बहुत पैसे होते हैं। जनरल इंश्योरेंस में लाइफ और जनरल इंश्योरेंस होता है, वो भी हमसे पैसे कलेक्ट करते हैं हमारे बिहाफ में। और लाइफ इंश्योरेंस में तो आप जानते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है अपने को, ठीक है। केवल लाइफ के अलावा, केवल लाइफ का ना देके वो हमको इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उन पैसे को भी वो डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़े प्लेयर्स होते हैं इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इनका भी एक अलग से टीम होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ये सब की एक डेजिग्नेटेड पीपल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। फिर होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इज अ प्राइमरली अ प्राइवेट पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। वेरियस टाइप ऑफ एआईएफ होते हैं। वेंचर कैपिटल, एंजल फंड, प्राइवेट इक्विटी, डेब्ट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएमई, हेज एंड सोशल वेंचर फंड। एआईएफ अपन और डिटेल में अभी पढ़ेंगे जब आने वाले चैप्टर्स कवर करेंगे। एफपीआई जो होते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को पहले सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, ठीक है। इसमें क्या होता है? ईपीएफओ डज नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली टू एनी इंडिविजुअल स्टॉक इन इक्विटी मार्केट। ईपीएफओ क्या होता है कि डेब्ट एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एज प्रेस्क्राइब पैटर्न वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। फिर नेशनल पेंशन सिस्टम,
जिसे रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इनके पास भी बहुत पैसे होते हैं। जो अभी न्यू स्कीम गवर्नमेंट की है कि आपको एनपीएस के थ्रू पैसे मिलेंगे, ये भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ठीक है, फिर फैमिली ऑफिस होता है। एक फैमिली ऑफिस मीन्स मैं फैमिली ऑफिस कैन बी डिफाइंड एज द इकोसिस्टम विच फैमिली बिल्ड अराउंड इटसेल्फ बाय मैनेज इट्स वेल्थ। फैमिली ऑफिस प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू इन्वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस विद a view to coordinate with family finance need, lifestyle goal, charitable giving, estate planning। एक तरीके से अगर शॉर्टकट में समझोगे तो फैमिली ऑफिस क्या होते हैं, जो बड़े फैमिली हैं, जो जो पैसे वाली फैमिलीज हैं, उनके पैसे को जो मैनेज करते हैं वो फैमिली ऑफिस का काम है। फिर कॉर्पोरेट ट्रेजरीज होते हैं। Corporate treasuries are increasing seen as profit center. Traditionally, the role of corporate treasury has been that manager of financial risk and provider of liquidity. ठीक है, the focus area of corporate treasury has been debt management। ठीक है, क्या होता है कि कॉर्पोरेट के पास बहुत सारा फंड कुछ समय के लिए आइडल पड़ा होता है, तो उनकी एक टीम होती है। वो क्या करती है, उन पैसों को शॉर्ट टर्म, बहुत कम समय के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए वो उस पैसे को ट्रेजरीज में लगाते हैं, लेकिन उनकी स्पेसिफिक टीम होती है ना, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट ट्रेजरी। फिर अपन आते हैं रिटेल पार्टिसिपेट, जो 2 लाख या 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ में। आईपीओ में अगर 2 लाख रुपए से कम का आपने बिट लगाया, 2 लाख या 2 लाख से कम, तो आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आए। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर इंक्लूड इंडिविजुअल हु बाय और सेल सिक्योरिटी फॉर देयर पर्सनल अकाउंट। हम अपने पर्सनल अकाउंट के लिए ही इन्वेस्ट यानी कि बाय और सेल करते हैं, नॉट फॉर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। एज पर सेबी इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आईसीडीआर 2018, इसके अकॉर्डिंग 2 लाख या 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट अगर आप आईपीओ में करते हो तो आप पार्टिसिपेट कहलाओगे। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक? कोई ऐसे क्वेश्चन